देखते हैं 1.3 का सवाल नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 और कौन सी प्रश्नावली का है? 1.3 का। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना सवाल है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मानेंगे। हम इसको परिमेय मानते हुए चलेंगे और आखिरी में सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय। तो माना √5 एक परिमेय संख्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकेंगे। तो देखिए, p/q के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, √5 बराबर a/b। या तो हम p/q मान लें या फिर हमने माना a और b, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अब साथ साथ में समझते चलते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य क्या होती है संख्याएं? जैसे मैंने दो संख्याएं ली, एक 2 और एक 3। अगर 2 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 के अभाज्य गुणनखंड 2, और 3 के करूंगा तो कितने आए? 3। अगर इसके तो आएंगे 2 इंटू 1 और इसका आएगा 3 इंटू 1, एक शेष बच जाएगा आखिरी। तो अगर ध्यान से देखिए ना, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन नजर आ रहा है? केवल एक। एक के अलावा कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो वो संख्याएं कैसी होगी? सहअभाज्य। जैसे मैंने एक संख्या ली 2 और एक ली 8, तो 2 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 इंटू 1, लेकिन 8 के जब करेंगे ना तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो एक तो है ही सही, लेकिन एक के साथ और कौन मिल गया? 2। तो ये वाली संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। वे ही संख्याएं सहअभाज्य होगी जिनमें केवल एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं हो। तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। बढ़ते हैं आगे, बी को इस तरफ पक्षांतरण करते हैं। तो √5 इंटू कौन आ जाएगा? बी, और उधर कौन रह जाएगा? ए। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जैसे इधर वर्ग करेंगे तो √5 और किसका वर्ग हो जाएगा? बी का, और इधर किसका हो जाएगा? ए का। तो √5 का तो क्या हुआ? 5, बी का क्या हुआ? बी स्क्वायर, और ए का क्या हुआ? ए स्क्वायर। देखिए, रूट वाली संख्या का जब स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखना है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, देखिए ये इधर अब कार्य में साथ साथ में बताता चलूंगा। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये इधर बराबर के इधर है, और इधर वाली संख्या भाग, गुणा वाली संख्या इधर आती है तो किसमें आती है? भाग में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 5 में किसका भाग लग रहा है? ए स्क्वायर का। 5 ए स्क्वायर से विभाजित है। तो 5, देखिए इसमें एक प्रमेय काम में आती है, प्रमेय 1.3 के अनुसार। समझते हैं प्रमेय 1.3 क्या कहती है। प्रमेय 1.3 कहती है कि यदि कोई संख्या, कोई अभाज्य संख्या जैसे 5, ये संख्या ए स्क्वायर से अगर विभाजित है तो ये संख्या ए से भी विभाजित होगी। और संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने ले ली कोई संख्या q, ये q अगर ए स्क्वायर से विभाजित है तो q किससे विभाजित होगी? ए से। तो यहाँ देखिए 5 ए स्क्वायर से विभाजित है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 बोलो 1 से भी, सॉरी 5 ए से भी विभाजित होगा, और विभाजित होगा अतः, फिर से एक पूर्णांक मान लेते हैं हम। हमारे ये जो बनी है इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और एक पूर्णांक मानते हैं हम a बराबर 5c, जहां c कोई पूर्णांक है। क्योंकि हमें a और b के लिए सिद्ध करना है तो a बराबर हमने क्या मान लिया? 5c। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इसमें, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग की जगह a का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने
पर। जैसे हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में देखिए इधर क्या है 5b², उधर कौन है a², तो a की जगह पे हम कितना रख रहे हैं 5c का होल स्क्वायर। करते हैं सरल, 5b², 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c², इसे काटें तो 5 एकम 5 और 5m 25, तो हमारे पास समीकरण बनी b² बराबर 5c²। अब देखिए जैसा हमने यहाँ देखा था कि ये इधर वाली संख्या गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में, यानी 5 में किसका भाग जा रहा है a² का, तो वैसे के वैसे यहाँ देखें, तो यहाँ देखें तो अब ये b² है इधर, तो ये संख्या जब इधर आएगी भाग वाली सॉरी गुणा वाली तो भाग में, तो 5 में किसका भाग लगेगा b² का, तो हम लिखेंगे 5 b² से विभाजित है, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार। देखिए जो काम हमने यहाँ किया था ना कि 5a² से विभाजित है, प्रमेय 1.3 के अनुसार 5a से भी विभाजित होगा, वो वही काम यहाँ करेंगे। तो 1.3 के अनुसार 5b से भी विभाजित होगा। अब देखिए हमने यहाँ ऊपर लिखा कि 5a से भी विभाजित है, और यहाँ लिखा हमने 5 किससे विभाजित है b से भी विभाजित है, लेकिन हमने शुरुआत में एक चीज लिखी थी कि जहां a और b सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, किसके अलावा 1 के अलावा। जबकि यहाँ देखो यहाँ a ये 5 से भी विभाजित है और यहाँ पे भी विभाजित है, तो विरोधाभास हो रहा है, 1 के अलावा इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। चूंकि a और b सहअभाज्य होने के कारण केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, जो कि नहीं है क्या, देखो ऊपर ध्यान से देखें हम तो, और सीधा भी लिख सकते हैं हम, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब जो हमने माना, जो कि विरोधाभास है। किस बात का विरोधाभास हमने माना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए मानी थी क्योंकि a और b सहभाज्य है, लेकिन सहभाज्य तो हमें मिली नहीं क्योंकि ये a भी 5 से विभाजित है और b भी किससे 5 से। तो देखिए विरोधाभास है, अतः हमने जो माना था उसे उल्टा लिखेंगे, अतः √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय किस स्थिति में होती, जब ये जो b5 जो है ये b से विभाजित नहीं होता, या ये a विभाजित नहीं होता। देखिए फिर देख लेते हैं एक बार, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य यानी कोई गुणनखंड नहीं, केवल एक के अलावा। b इधर भेजा हमने, तो √5 इंटू बी बराबर a, दोनों का वर्ग करेंगे तो √5 का तो 5 हो जाएगा, b का b², a का a², समीकरण 1। अब देखते हैं यहाँ a जब इसके बटे में जाएगा तो 5a² से विभाजित है, तो प्रमेय 1.3 कहती है कि a² से विभाजित है तो a से भी होगा, तो 5a से भी विभाजित होगा। अतः फिर से हमने एक पूर्णांक माना a बराबर 5 और एक अन्य पूर्णांक ले लिया, कौन c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, a का मान समीकरण 1 में उठा के रख दिया तो स्क्वायर हो गया। यहाँ पे रखेंगे तो 5b² बराबर 5c²। अब यहाँ 5 से काटा इसको तो 5m 25, वापस से वही काम, b² इधर भाग में गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 5 में भाग लग जाएगा किसका b² का, तो 5 b² से विभाजित है, तो प्रमेय 1.3 कहती है कि अगर स्क्वायर से है तो संख्या से भी होगा, तो b से भी विभाजित होगा। a और b सहभाज्य होने के कारण केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, जो कि नहीं है, और नहीं है तो ये विरोधाभास है, और विरोधाभास होने के कारण अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।